सिलेबस में 2 हैं, एक तो धातु रूप के बारे में, वो है वादी गण की 5 लकार। कौन कौन से? लट, लोट, लिट, लंग और विधिलिंग। धातु रूपों की सिद्धि का कोई खास मतलब नहीं है, उसमें खास जो बातें पूछने लायक है वो है सार्वधातुक और अर्धधातुक संज्ञा। तो तिंशित सार्वधातुक का नाम, तो उससे सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है, और शेष अर्धधातुकम उससे अर्धधातुक संज्ञा हो जाती है। और सार्वधातुक संज्ञा और अर्धधातुक संज्ञा यह धातु रूप सिद्ध करने में और प्रत्ययों में दोनों में कार्य आते हैं। और वैसे सार्वधातुक अर्धधातुक संज्ञा धातुओं की होती है, और धातुओं के पीछे कौन से प्रत्यय लगते हैं? या तो तिंग लगते हैं या कृत लगते हैं। और ये कैसे पता चलता है कि हम जब कृत प्रत्यय पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला सूत्र आता है कृदतिंग। कृदतिंग, इस सूत्र का मतलब होता है कि धातु के पीछे लगने वाले, धातु के परे लगने वाले जो प्रत्यय तिंग नहीं है, अतिंग, जो प्रत्यय तिंग नहीं है वह सारे कृत हैं। यानी धातु के पीछे 2 ही तरह के प्रत्यय लगते हैं, इसका मतलब या तो तिंग लगेंगे या कृत लगेंगे। और तिंग लगते हैं कब? जब लकार होते हैं। ठीक है, धातुओं का जब भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब हम लकारों का प्रयोग करते हैं। अलग अलग लकार अलग अलग काल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जब भी हमें अनुवाद करना है हमें यह ध्यान रखना है, लकार क्या डिसाइड करता है? काल। पुरुष क्या डिसाइड करता है? कि कर्ता कर्म या जिसके अकॉर्डिंग भी क्रिया चल रही है वह प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। ठीक है, वचन जिसके बारे में बात की जा रही है वह एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। अभी यहाँ इन तिंगों में भी 2 भाग किए हुए हैं। शुरुआत के 9 है जो तिबादी मस्तक, ये है परस्मय पद। और बाद के जो 9 है तंग, ये है आत्मनेय पद। हमने एक क्लास के अंदर ये भी पढ़ा था कि आत्मनेय पद कौन सी ऐसी धातु है जो आत्मनेय पद में यूज होगी, कौन सी परस्मय पद में। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। लकार में ल के स्थान पर 18 आदेश होते हैं, कौन से? ये वाले। अब ये जो 18 आदेश हैं वो होने पर किस किस लकार में किस किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इस सब के अनुसार धातुओं के रूप चलते हैं। जिसमें अगर हम देखें तो परस्मय पद में हम भू धातु लेते हैं। वादी प्रकरण जो है धातुओं का, वादी प्रकरण है जिसकी शुरुआत भू सत्तायाम धातु से होती है। भू सत्तायाम यानी होने अर्थ में। ठीक है, तो भू धातु से जो शुरू होता है वादी प्रकरण, इस वादी के अंदर सबसे पहली धातु पड़ती है भू, इसलिए हम परस्मय पद चला रहे हैं भू धातु में। और दूसरा हमने आत्मनेय पद का एग्जांपल है, उसमें ली है एद धातु। ठीक है, तो एद धातु भी भुआदी गण की है और भू धातु भी। सिलेबस में है भुआदी गण और 5 लकार, तो हमने ए भू धातु के भी 5 लकार लिए हैं और एद धातु के भी 5 लकार लिए हैं। बाकी की जो धातु है भू की हो या मतलब परस्मय पद की हो आत्मनेय पद की, तो परस्मय पद की धातु भू धातु की तरह चलेंगे। उनमें परिवर्तन क्या होंगे? वो उनके ऊपर जैसे गम धातु होती है उनके इसमें रूप तो चलते हैं गच्छति गच्छता गच्छन्ति, और इसमें चलते हैं गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति। तो ये चीज अलग है, वो चीज एक बार देखने से पता चल जाता है कि रूप किस प्रकार चलेंगे। ठीक है, लेकिन मूल जो बात है ये पीछे के जो लग रहे हैं, ये अगर किसी को ध्यान में है एक बार कि ये ऐसा है, तो दूसरे की चलाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। फिर इस चैप्टर के एंड में जब हम भाववाची और कर्मवाची की अलग अलग धातुएं देखेंगे तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा किसके रूप किस तरह से चल जाएंगे, तो वो हमारा अनुवाद का काम कर देगा। और जहां तक सवाल है कि सवाल डायरेक्ट पूछने की, तो वह या तो भू धातु का पूछा जाएगा, साथ में गम या पठ ले सकते हैं, उन तीनों के पता रहते हैं। और अगर उनको आत्मनेय पद पूछना होगा तो एद धातु ले लेगा। ठीक है,
तो हम लेते हैं सबसे पहले भू धातु के लट लकार यानी वर्तमान काल में रूप चलते हैं भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावह, भवामः। लृट लकार सामान्य भविष्य काल, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। अभी जो पीछे का जो पोर्शन है ये चूंकि क्या है परस्मैपद पद, तो ये क्या है तिप ती आया, तस तह आया, जी को तस आदि ये होता है। जी में जो झ है जकार को अंत आदेश करते हैं हम। अगर वो अंत इस ई में मिलाया जाए तो जाता है अंति। ठीक है, ती तह अंति। फिर सिप का प जाएगा तो सी, थह थ, मी वह मह। और इन सब के एंडिंग में क्या है ती तह अंति, सी थह थ, मी वह मह। ती तह अंति, सी थह थ, मी वह मह। फिर इस लोट लकार हुआ जैसे लंग लकार, इनमें कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती है। तो लोट लकार के भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवामह। लंग लकार जो कि भूतकाल होता है सामान्य भूतकाल, अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवन, अभवाव, अभवाम। विधि लिंग लकार जो आशीर्वाद स्वरूप होता है उसमें भवेद, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। इस तरह से इनके रूप चलते हैं। और उसी तरह से एद धातु के आत्मनेय पद में चलते हैं। एद सबसे पहले लेते हैं लट लकार। लट लकार में एदते, एधेते, एधन्ते, एदसे, एदेथे, एदद्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। अब यहाँ देखें अगर तो ये क्या है त आताम झ। ठीक है, यहाँ ध्वम है तो द्वे, महींग है तो द्वे है, महे है, वह है, वहां वहींग है। ठीक है, और इट है तो यहाँ क्या है लास्ट में गुण किया है सबको। जो यहाँ थी था उसको गुण किया है, यहाँ वही था ई उसको भी गुण हुआ है, और यहाँ महीन था उसके भी ई को गुण हुआ है, और जो पीछे गए थे वो तो हलंत्यम सिद्ध हो गए। इस प्रकार से ये चलते हैं। तो एदते, एदेते, एदंते, एदसे, एदेथे, एदद्वे, एधे, एधावहे, एधा महे। वैसे ही फिर लृट लकार। लृट लकार के रूप चलते हैं एदिश्यते, एदिश्येते, एदिश्यन्ते, एदिशसे, एदिश्येथे, एदिशद्वे, एदिश्ये, एदिश्यावहे, एदिश्यामहे। इस प्रकार से इसके भविष्य काल के भविष्य लृट लकार जो भविष्य काल में है उसके रूप चलते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे एद जो धातु है उसका अर्थ क्या होता है, तो एद धातु होती है वृद्धि अर्थ में। भू सत्तायाम होने अर्थ में होती है, एद धातु वृद्धि अर्थ में होती है। ठीक है, फिर लोट लकार में एदताम, एदेताम, एदंताम, एदस्व, एदेधाम, एदध्वम, एधे, एधावहे, एधामहे। लंग लकार में चलेंगे एदत, एदेताम, एधेन्त, एददा, एदधाम, एदध्वम, एधे, एधावहे, एधामहे। वैसे विधि लिंग लकार में एधेत, एदेधाम, एधेरन, एदेथा, एदेधाम, एदेध्वम, एधेय, एधेवहि, एधिमहि। इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। जैसे इसके चले हैं एद धातु के, वैसे के वैसे दूसरे जो अन्य आत्मनेपद धातु होंगे उनके भी इसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है, ये तो हुए धातु रूप हमारे। ये याद करने की चीज होती है। मैंने इनका बता भी दिया तो भी आपको याद तो करना ही है। मतलब अगर मैं इनकी वो सिद्धि, वैसे मैं इनमें से लट लकार की सिद्धि करा चुकी हूँ, भू धातु लट लकार की। उसके बाद मैंने गलती से लिट लकार की करा दी थी जो सिलेबस में नहीं है, तो वो चीज देख लेना। उसके अलावा कि मैं अगर नींद लगी और सबने कहा तो मैं करवा दूंगी, बाकी मुझे नहीं लगता कि वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि सिद्धि एग्जाम में पूछी नहीं जाती, पूछे जाते हैं ये शब्द रूप। ठीक है, फिर आते हैं हम वाच्यों पे। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाच्य। अब वाच्य के 3 प्रकार बताए जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? सिंपल सीधी बात है, जहाँ कर्ता प्रधान हो। ठीक है, अब कर्तृवाच्य सकर्मक हो सकता है, अकर्मक हो सकता है।
कर्मवाच्य अब जिसमें कर्म है वही होगा तो सकर्मक ही हो सकता है, और भाववाच्य ये हमेशा अकर्मक होता है। तो ये हमेशा सकर्मक होता है क्योंकि बिना कर्म के तो कर्मवाच्य होगा कैसे। और भाववाच्य में कर्म नहीं होता, अकर्मक होता है वो, इसीलिए उसमें भाव की प्रधानता होती है। ठीक है। और कर्तृवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकता है। अब इन तीनों के भी बारे में अगर ये टेबल देखी जाए तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि सकर्मक वाक्यों में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी कर्तृवाच्य है और अकर्मक वाक्यों में भी कर्तृवाच्य मिलेगा। लेकिन भाववाच्य में कर्म नहीं होता और कर्मवाच्य में कर्म होना आवश्यक है, वरना कर्मवाच्य कैसे होगा। ठीक है। अभी है क्रिया। अभी क्रिया कैसे होती है? तो कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के अनुसार चेंज होती है। अगर कर्ता उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष की होगी, कर्ता मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष की होगी, तथा प्रथम पुरुष का है तो प्रथम पुरुष की होगी। कर्ता एक वचन है तो एक वचन होगी, कर्ता द्विवचन है तो द्विवचन होगी, कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन होगी। ये कर्ता के अनुसार चेंज होती है। वैसे ही वैसे कर्मवाच्य की क्रिया कर्म के अनुसार चेंज होती है। जैसे कर्म अगर उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, या एक वचन द्विवचन बहुवचन है, तो उसी के अनुसार हम क्रिया में भी बदलाव करेंगे। ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल देख लेंगे। फिर है भाववाच्य की क्रिया। ये हमेशा कर्ता और कर्म से स्वतंत्र होती है। ठीक है। कर्ता और कर्म से स्वतंत्र होती है। ठीक है, ध्यान में रखना। फिर है धातु। वाच्यों में धातु, तो धातु जो वाच्य में होती है वो कर्तृवाच्य की क्रिया धातु परस्मय पद लकारों में होते हैं, और कर्मवाच्य और भाववाच्य आत्मनेपद लकारों में होते हैं। हमने ये चीज तो देखी है कि आत्मनेपद क्या है, परस्मय पद क्या है, लेकिन ठीक है, आत्मनेपद कब चलेंगे और परस्मय पद कब चलेंगे ये भी हमने देख लिया। लेकिन इन दोनों के होने का कारण क्या है? आत्मनेपद हम कब यूज करेंगे, परस्मय पद कब यूज करेंगे? तो उसका रीजन है वाच्य प्रयोग। जब हम कर्तृवाच्य में प्रयोग करेंगे तब हमने जब परस्मय पद, जब उभय उभय पद वाली धातुएं देखी थी, आत्मनेय पद वाली धातु देखी थी, लेकिन फिर जब परस्मय पद की धातुओं की परिभाषा देखी थी उस क्लास में जिसमें हमने धातुएं पढ़ी थी, तो हमने एक परिभाषा में ये लिखा देखा था कि वहां पर जब कर्तृ अर्थ में जब होती है यूज, तब वहां परस्मय पद चलते हैं। तो भाई परस्मय पद धातु हमेशा कर्तृवाच्य में यूज होगी और आत्मनेय पद भाववाच्य और कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं या भाववाच्य में बदलते हैं, तब हमें वहां ध्यान क्या रखना होता है? हम वहां पर धातुओं के अंदर कुछ आगम करते हैं जिसकी वजह से वो धातुएं परिवर्तित हो जाती हैं। वो चीज भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी क्या है? कर्तृवाच्यों की धातु परस्मय पद और इसमें आत्मनेय पद। अभी इस टेबल में इनका कंपेरेटिव है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का। किन तीनों में लकार कौन सा है? तो कर्तृवाच्य में परस्मय परस्मय पद, कर्मवाच्य में आत्मनेय पद और भाववाच्य में आत्मनेय पद। क्रिया तो इसमें कर्ता के अनुसार बदलेगी, कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार होगी और भाववाच्य में स्वतंत्र होती है दोनों से। फिर कर्म कर्म होता है कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति में, कर्मवाच्य में वह प्रथमा विभक्ति में पाया जाएगा, और भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, अकर्मक होता है वो। फिर कर्ता, तो कर्ता हमेशा कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्मवाच्य में वह तृतीय विभक्ति में हो जाएगा, और भाववाच्य में भी वो तृतीय विभक्ति में होगा। यानी अगर सेंटेंस में तृतीय विभक्ति में कर्ता है और उसमें कर्म भी है प्रथमा विभक्ति के अंदर, तो वो क्या हुआ? कर्मवाच्य। और अगर कर्तृवाच्य और जो कर्ता है वह तृतीय विभक्ति में है लेकिन वहां कर्म अनुपस्थित है, तो वह हुआ भाववाच्य। और वहीं अगर कर्ता प्रथमा विभक्ति में हुआ तो वो कर्तृवाच्य हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते ही पता कर सकते हैं कि वाच्य कौन सा है। इनमें से कोई भी चीज अगर हम पकड़ लें तो हमें आराम से पता चल जाएगी कि वाच्य कौन सा है। जिसमें से ये पता लगाना थोड़ा टफ रहता है, ये चीज तो देखते ही पता चल जाती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है और कर्म है या नहीं, इतना पता करते हम तीनों में से पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाक्य है। ठीक है। फिर कर्तृवाच्य की क्रिया के भाव कर्म में परिवर्तन। तो भाव कर्म में परिवर्तन क्या होता है? जब क्रिया, अब जब हम वाच्य का परिवर्तन करते हैं, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं, जैसे हम बदलते हैं ना इंग्लिश में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, वैसे ही वाच्य परिवर्तन करते हैं संस्कृत के अंदर। तो जब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में या भाववाच्य में बदलेंगे तो उसकी क्रिया में बदलाव लाना जरूरी होता है। ठीक है। उसकी क्रिया में किस प्रकार का? कर्तृवाच्य में परस्मय पद होती है और भाववाच्य और कर्मवाच्य में कैसी होती है? आत्मनेय पद। उस क्रिया को क्या करते हैं कि कुछ आगम करते हैं। आगम कैसे करते हैं? तो सिंपल है,
कुछ एक सूत्र है, ठीक है, उसमें सार्वधातु के यक, यक का आगम होता है, यस्यसि चसि युट तासिषु भाव कर्मणेरुपदेशे झन ग्रह दृशाम वाचिन वट्टिश्च। इस प्रकार के सूत्र हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के आगम या चिण भाव कर्मणों, यानी भाववाची और कर्मवाची के अंदर, उसके अंदर चिण का आगम होगा। सिर्फ चिण ही नहीं, और भी एक दो आगम होते हैं। तो इस प्रकार के जब ये आगम होते हैं तो आगम होने के बाद वह जो धातु परस्मै पद में चल रही है उसको हम भाव किसमें आत्मनेपद में चला सकते हैं। तो वो कैसे होती है कि कर्तृवाच्य की क्रिया है मानो भू धातु, और हमने लिखा है वहां पर भवती, जब हम उसे भाव वाच्य में बदलेंगे तो वो जो धातु है भवती, यह भूयिते में बदल जाएगी। प्रथम पुरुष एक वचन है भूयते, ठीक है। जब हम इसका द्विवचन करेंगे तो भूयिताम भवती भवतः भवन्ति, भूयते भूयताम भूयन्ते, ठीक है। इसके रूप आत्मनेपद की तरह चलेंगे, ठीक है। जैसे एदिताम एदंते, एदंते था, एद से तो भूये से, भूये थे, भूयद्वे, भूये, भूयावहे, भूयामहे, इस तरह से ये भी चलेंगे, ठीक है। वैसे ही अर्च धातु है, अर्च धातु होती है, वो धातु होती है होने अर्थ में, अर्च धातु है अर्चना करने के अर्थ में, ठीक है, पूजा करने के अर्थ में, ठीक है। वह चलती है कर्तृवाच्य में, परस्मै पद में यूजुअली अर्चति अर्चता अर्चन्ति अर्चसी अर्चता अर्चत अर्चानि अर्चाव अर्चावम, और वही अगर हम बदल दें किसमें, भाव वाच्य में या कर्म वाच्य में, तो भाव कर्म जो उसका है रूप, भाव और कर्म वाच्य में जो उसका रूप है भाव और कर्म वाच्य में, इसलिए यहाँ भाव कर्म लिखा है। अच्छेत अर्चेते 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 अर्चेसे अर्चिता अर्चिताम अर्च्यन्ते, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारी आप धातु। आप धातु होती है पाया जाना, ठीक है, पाया जाना प्राप्त होने अर्थ में। उसके चलते हैं आपनोति आपनुता आपनोति, इस प्रकार से कर्तृवाच्य में चलते हैं। लेकिन जब हम भाववाच्य में भाव कर्म में चलाएंगे तो आप्यते आप्यते आप्यन्ते, ठीक है। वैसे ही इंग इंग धातु होती है पढ़े जाने के अर्थ में, इसके रूप चलते हैं अधीते अधीते अधी, ठीक है। और उसके जब हम भाव कर्म में चलेंगे तो अधीयते। ईश धातु होती है इच्छा करने, इच्छा करने अर्थ में, इच्छति इच्छता इच्छन्ति, इसके रूप चलते हैं। लेकिन जब हम भाव कर्म में चलाएंगे तो ईष्यते ईष्यते ईष्यन्ते, इस तरह से चलेंगे। कथ धातु होती है कहने अर्थ में, कथयति कथयता कथयन्ति, ये इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। कथ्यते कथयते कथयन्ति, इस प्रकार से इसके भाव कर्म में रूप चलेंगे। क्री धातु होती है करने अर्थ में, इसके करोति करोता करंती कुर्वन्ति, इस प्रकार से इसके चलते हैं। लेकिन जब हम भाव कर्म में जाएंगे तो क्रियते क्रियते क्रियन्ते, इस प्रकार से चलेंगे। अब कृष धातु होती है जोतने अर्थ में, और इसके चलते हैं रूप कर्षति कर्षता कर्षन्ति। लेकिन जब हम भाव कर्म में चलाएंगे तो कृष्यते कृष्यते कृष्यन्ते, ठीक है। इस टेबल को एक बार देख लेना है, एग्जाम से जस्ट पहले इस टेबल को एक बार देख लेना। कहीं पर भी ट्रांसलेशन होगा ना, वहां ये चीज काम आएगी, ट्रांसलेशन और भाव कर्म में प्रयोग। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन में इसलिए अर्थ आएगी, मैं एक और वीडियो भेजूंगी जिसमें इनके पीछे इनके अर्थ भेज दूंगी। पू यानी होना, अर्च यानी पूजा करना, आप यानी पाया जाना, ईज यानी इंग यानी पढ़ा जाना, ईज धानी इच्छा अर्थ में, कथ यानी कहने में, ठीक है, क्री यानी करना, कृष यानी जोतना। अब ये क्री है, ये क्री होती है खरीदने अर्थ में, ठीक है। इस धातु में के चलते हैं क्रीणति क्रीणता क्रीणंती, और इसके चलते क्रियते क्रियते क्रियन्ते, इसमें चलते हैं भाव कर्म में, ठीक है। क्षिप धातु फेंकने अर्थ में होती है, इसके चलते हैं क्षिप्ति क्षिप्ता क्षिपंती, और जब हम भाव कर्म में चलाएंगे तो क्षिप्यते क्षिप्यते क्षिप्यन्ते। अब यह खाद्य धातु खाने अर्थ में, खादती खादता खादंती खादसी, इस प्रकार से इसके चलते हैं इस रूप। फिर जब हम इसमें चलाएंगे तो खाद्यते खाद्यते खाद्यन्ते। वैसे ही गण धातु होती है गिनने अर्थ में, गणयति गणयता गणयन्ति, भाव कर्म में गणयते गणयते गणयन्ते। गम धातु होती है जाने अर्थ में, गच्छति गच्छ गच्छन् गच्छतः गच्छन्ति, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। जब हम भाव कर्म में करेंगे तो गम्यते गम्येते गम्यन्ते।
गई धातु होती है गाने अर्थ में, गायती गायता गायंती इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं, और गीयते गीयते गीयंते इस प्रकार से इसके भाव कर्म में चलेंगे। ग्रह धातु होती है ग्रहण करने अर्थ में, इसके चलते हैं गृहणाति गृहणाता गृहणांति, और इसमें चलेंगे गृह्यते गृह्यते गृह्यन्ते। चिंत धातु होती है चिंतन अर्थ में, चिंत्यति चिंत्य चिंतयन्ति, और जब हम भाव कर्म में चलाएंगे तो चिंत्यते चिंत्यते चिंत्यन्ते। और चुर धातु होती है चुराने अर्थ में, चोर्यति चोर्यता चोर्यन्ति, और जब हम उसमें चलाते हैं तो चोर्यते चोर्यते चोर्यन्ते। ज्ञा धातु जानने अर्थ में, जानाति जानतः जानन्ति, और इसमें ज्ञायते ज्ञायेते ज्ञायन्ते। त्रि धातु तैरने अर्थ में, पार करने अर्थ में, तो तरती तरता तरंती, और ये तीर्यते तीर्यन्ते तीर्यते तीर्येते तीर्यन्ते। त्यज धातु त्यागने अर्थ में, त्यजति त्यजता त्यजन्ति, और त्यज्यते त्यज्येते त्यज्यन्ते। दह धातु दहन अर्थ में, दहन यानी जलने अर्थ में, तो दहती दहता दहंती, और दह्यते दह्येते दह्यन्ते। दा धातु देने अर्थ में, ददाती ददाता ददांती, और वैसे दीयते दीयते दीयन्ते। दृश्य धातु देखने अर्थ में, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, लेकिन जब इसमें चलाएंगे तो दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते। नम धातु नमस्कार अर्थ में होती है, नमति नमता नमन्ति, लेकिन जब इसमें लाएंगे तो नम्यते नम्येते नम्यन्ते। नी धातु लाने अर्थ की होती है, नयति नयता नयन्ति, और जब इसमें चलेगी तो नियते नियेते नियन्ते। पच धातु होती है पचाने अर्थ में, पचती पचता पचन्ति, पच्यते पच्येते पच्यन्ते। प्रच्छ धातु पूछने अर्थ की होती है, पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति, पृच्छ्यते पृच्छ्येते पृच्छन्ते। ब्रू धातु होती है कहने अर्थ में, और भाष भी कहने अर्थ में होती है, तो ब्रवीति ब्रवता ब्रवंती, उच्यति उच्यते उच्यते उच्यन्ते। और भाष धातु के चलते भाषते भाष्यते भाषन्ते, और भाष्यते भाष्येते भाष्यन्ते। ठीक है। याच धातु मांगने अर्थ की होती है, याचते याचते, और इसमें चलती है याच्यते याच्येते याच्यन्ते। इस प्रकार से इन धातुओं के रूप चलते हैं, और इनमें वाच्य परिवर्तन इस प्रकार से करते हैं हम। धातु इस तरह से बदल जाएगी, और फिर इसका प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष वगैरह क्या तो क्रिया का खुद का भाव कर्म में, और या फिर कर्म के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा इसमें, और जब ये होगा तो कर्ता के अनुसार रहेगा। ठीक है, ये होता है वाच्य में परिवर्तन। अब वाच्य में परिवर्तन कैसे करते हैं उसके उदाहरण लेते हैं। तो उसके उदाहरणों में हम लेते हैं सबसे पहले सहभवती। यहाँ से शुरू करते हैं प्रथम पुरुष एक वचन से। तो सह ये ऐसा सर्वनाम है जो प्रथम पुरुष में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सीधा सीधा पढ़ा है कि उत्तम पुरुष में आएगा अस्मद, और मध्यम पुरुष में आएगा युष्मत्। उसके सिवा दोनों में कुछ भी नहीं है। युष्मत् या युष्मद के समान समान उसकी विवक्षा करने वाला इस प्रकार का कोई भी शब्द हो वह मध्यम पुरुष में होगा, और अस्मद उसके समान विवक्षा करने वाला या इस प्रकार का कोई भी कर्ता होगा या कर्म होगा तो वह क्या आएगा? उत्तम पुरुष में, ये मध्यम में, और जो भी शेष है वह सब प्रथम पुरुष में। तो यह स उसमें आता है। तो सह भवती वह होता है। अब इसको जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो यहाँ कर्म तो है नहीं, तो इसका भाव में जाएगा। भाव में जाएगा तो क्या होता है कि जो कर्ता है उसकी तृतीया विभक्ति होगी। यहाँ कर्ता कौन है? सह है, तो इसकी तृतीया विभक्ति तो यह है तत्शब्द। तत्शब्द का प्रथमा एक वचन है, इसको हमें प्रथमा एक वचन को किसमें? तृतीया एक वचन में परिवर्तित करना है, क्योंकि एक वचन का तो एक वचन ही रहेगा, उसको हम नहीं बदल सकते, हमें सिर्फ विभक्ति बदलनी है। तो इसका होता है तेन। तो तेन, और जब ये जो धातु है वह क्या हो जाएगी? प्रथम पुरुष एक वचन ही रहेगी, लेकिन यह आत्मनेपद हो जाएगी। तो भवती का क्या होता है? इससे पहले था भूयते, तो ये हो जाएगा तेन भूयते। ये इसका वाच्य परिवर्तन हो गया। ये था कर्तृवाच्य और ये हो गया भाववाच्य। ठीक है। फिर है ये, देखो सिंपल सीधी बात है, कर्तृवाच्य कोई भी दिया है अगर वह सकर्मक है तो वह कर्मवाच्य में बदलेगा, और वह अकर्मक है तो भाववाच्य में बदलेगा। वाच्य परिवर्तन में यही होना है। ठीक है। फिर है त्वम भवसी, तुम होते हो। अभी इसका क्या है? ये होगा त्वम का हो जाएगा त्वया। ठीक है। तृतीय एक वचन त्वम का त्वया होता है, त्वया। फिर भवसी, अब इसको हमें किसमें बदलना है? आत्मनेपद में। लेकिन ये क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन। लेकिन क्या हम मध्यम पुरुष एक वचन करेंगे? फिर से नहीं करेंगे,
क्यों? क्योंकि वो क्रिया के अनुसार बदल रहा है। तो क्रिया के अनुसार वो क्रिया मध्यम पुरुष एकवचन या उत्तम पुरुष एकवचन का नहीं करेगी। क्रिया के अनुसार जब भाववाच्य जब भी बदलेगा तब किसमें बदलेगा? भाववाच्य हमेशा प्रथम पुरुष में रहेगा। ठीक है, तो ये फिर से क्या होगा? भूयते। क्यों? क्योंकि ये मध्यम पुरुष में चलेगी, कभी भी सॉरी प्रथम पुरुष में आएगी, कभी भी मध्यम पुरुष में नहीं आएगी। क्यों? मध्यम पुरुष में तो कब चलती है? जब कर्ता के अनुसार चलती है। अभी यहाँ कर्ता के अनुसार नहीं चल रहे, खुद के अनुसार चल रहे, तो प्रथम पुरुष में ही रहेगी। इसको मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष बनाने वाला यहाँ कोई है नहीं। ठीक है, फिर है अहम भवामी, इसमें भी वही होगा। मया, तृतीय विभक्ति एक वचन मया, और उसके बाद भूयते। क्यों? एक वचन का एक वचन, लेकिन उत्तम पुरुष को हमें फिर से प्रथम पुरुष में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए बिना कर्म वाले 3 अलग अलग पुरुष के अलग अलग वाच्य। इनका ऐसे हम बदलाव कर देंगे। क्यों? कि अगर मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष मिलेगा तो हमें प्रथम पुरुष में ही बदलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रिया के अनुसार क्रिया बदलती है, स्वतंत्र है इससे। जब वो इससे स्वतंत्र हो गई तो इसको मध्यम पुरुष में कौन बदलेगा? और शेष हमेशा प्रथमा ही होता है, प्रथम पुरुष ही होता है। शेष में हमेशा प्रथम पुरुष ही होता है। तो ध्यान रखना, जब भी क्रिया के अनुसार कुछ होगा, क्रिया स्वतंत्र होगी, तो भाववाच्य में क्रिया कभी भी मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में नहीं मिलेगी, वह हमेशा प्रथम पुरुष में प्राप्त होगी। ठीक है, फिर आता है ये एक कर्मवाच्य, मतलब सकर्मक कर्तृवाच्य। रामः ओदनम खादति। अभी इसको हम जब बदलेंगे तो ये किसमें बदलेगा? कर्मवाच्य में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जो कर्म है उसको प्रथम पुरुष में करना है। तो ये ओदनम है, तो ओदनम को प्रथम पुरुष में सॉरी प्रथमा विभक्ति में करेंगे, क्या होगा? ओदनः, ओदनः। और यह रामः है, इसको क्या करेंगे हम? तृतीय विभक्ति। तो कर्ता को तृतीय विभक्ति, कर्म को प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता की तृतीय विभक्ति होगी रामेण। रामेण ओदनः खादति, इसका क्या हो जाएगा? खाद्यते। हमने अभी पढ़ा था ना, खादति को खाद्यते हो जाएगा आत्मनेपद में, भाव कर्म में जब प्रयोग होगा। तो रामेण ओदनः खाद्यते, ये इसका कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, ये इतना समझ में आया ना? समझ में आ रहा हो तो ऐसे कंटिन्यू करूं, अदरवाइज चेंज करूं कुछ? ओके, आगे बढ़ते हैं। त्वम घटम कुरु, तुम घट को करते हो। कुरु, कुरुते, ठीक है, कुरुते, कुरुते, कुरवंते, कुरु, कुरुतम, कुरुता, इस तरह से चलते हैं इसके। तो ये कुरु आया है, लकार अलग है, ध्यान में रखना, यह लट लकार नहीं है। ठीक है, अभी त्वम घटम कुरु, अब इसको क्या होगा? ये मध्यम पुरुष एक वचन है, क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन में है। यह युष्मत शब्द का त्वम युया युवाम यूयम प्रथम पुरुष क्या प्रथमा विभक्ति एक वचन यह है, और यह द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो ये हुआ कर्म, ये हुआ इसका कर्ता, और ये उसकी क्रिया। सबसे पहले हम कर्ता को तृतीया में लाते हैं। कर्ता को तृतीया में लाएंगे तो त्वया, इसी तरह से। ठीक है, अस्मत् शब्द और युष्म शब्द इसीलिए आने चाहिए। फिर घटम, अभी घटम है, इसको प्रथमा में लाते हैं, सॉरी प्रथमा विभक्ति में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटः। ठीक है, फिर कुरु, इसको क्या कर देंगे हम? क्री धातु है, इसको क्रियताम, प्रथम पुरुष में लाना है, पहली बात तो ये हो, और दूसरा आत्मनेपद में चलाना है, तो ये हो जाएगी क्रियताम। त्वया घटः क्रियताम, ये हो गया इसका कर्मवाच्य। फिर त्वम पुस्तकम पठ, ठीक है, पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत, इस तरह से चलते हैं, लोट लकार के वैसे ही चल रहा है। तो त्वम पुस्तकम पठ, त्वम का हो जाएगा त्वया, फिर पुस्तकम का अगर हम प्रथमा एक वचन लेंगे तो पुस्तकम ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके रूप कैसे चलते हैं? नपुंसक लिंग में। तो नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय विभक्ति में एक वचन पुस्तकम, इसी तरह से होगा। तो पुस्तकम, त्वया पुस्तकम। अब यहाँ क्या आएगा? पठ था,
यहाँ हो जाएगा पठ्यताम। यहाँ पठ्यते क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पठ्यते में लट लकार था। हम यहाँ कौन सा लकार लगाना है? यहाँ हमें लोट लकार लगाना है। जब ये लोट का है तो ये भी तो वही होना चाहिए ना। अब इसका साक्ष्य कैसे दिखाऊं? भव होगा जहां पर विधि रहेंगे। ये रहा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन भव। क्या हो गया इसको? तो ये भव है, क्या है? भू धातु लोट लोट लकार में है। तो यहाँ अगर हम पठ के चलाएंगे तो यहाँ आएगा पठता, इस तरह से लिखाएगा। तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप ऐसा है। लेकिन जब हम आत्मनेय पद में देखते हैं तो मध्यम पुरुष लोट लकार मध्यम पुरुष का ऐसे होता है। लेकिन जब हम इसको चलाएंगे तो इसका इस तरह से चलेगा पठ्यताम। ठीक है। फिर आता है अहम जलम न पास्यामि, मैं जल नहीं पिलाऊंगा। ठीक है। अब इसको क्या है? अहम तो मया, जल के रूप भी बिल्कुल वैसे ही कैसे चलेंगे नपुंसकलिंग में? तो एक प्रथमा विभक्ति करेंगे तब भी जलम ही आएगा। मया जलम, न का न रहेगा और पास्यामी का हो जाएगा पास्यते। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। ठीक है। प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्, पुरुष प्रसिद्ध हो। अभी जो पुरुष है और प्रसिद्ध है ये दोनों के दोनों क्या है? प्रथमा एक वचन में। क्यों? क्योंकि जो प्रसिद्ध है यह इसके विशेषण और यह विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य में संबंध ऐसा होता है कि उन दोनों में हमेशा समान विभक्ति समान वचन का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों में ही प्रथमा एक वचन है। जब हम इस कर्ता को तृतीया में बदलेंगे तो ये प्रसिद्ध भी बदलेगा। ठीक है। तो यह प्रसिद्ध पुरुषा भवित का क्या हो जाएगा? प्रसिद्धेन। हम कर्ता को तृतीया में बदलते हैं ना, तो तृतीया एक वचन में प्रसिद्ध का प्रसिद्धेन हो जाएगा और पुरुष का पुरुषेण हो जाएगा। पुरुषेण। अब जो भवेत था इसको हो जाएगा भूयेत। ठीक है। फिर बालाह पुष्पाणि चिन्वन्ति। ठीक है। तो यह बहुवचन है। बाल शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है बालाह। ठीक है। बालक शब्द इसका अर्थ होता है बालक। तो उस बालाह पुष्पाणि चिन्वन्ति, तो बालक पुष्प चुनते हैं। खूब सारे बालक हैं जो पुष्प चुनते हैं। अब इसको हम बदलेंगे तो सबसे पहले बालाह को हमें तृतीय विभक्ति में करना है, तो फिर से बहुवचन में आएगा। और तृतीय विभक्ति बहुवचन में आकारांत पुल्लिंग का क्या रहता है? बालैः। रामैः होता है ना, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा बालैः। ठीक है। फिर पुष्पाणि है, तो पुष्प क्या है? नपुंसकलिंग। तो अगर इसको प्रथमा विभक्ति में लेंगे तब भी पुष्पाणि ही रहेगा, तो ये हो जाएगा पुष्पाणि। और जो ये हमारी धातु है यह फिर पुष्पों के अनुसार बदल जाएगी। चिन्वंती थी इनके तरह, और पुष्पाणि के आते ही क्या हो जाएंगी? चीयंते। अभी यहाँ क्या है? यह भी बहुवचन है और यह भी बहुवचन है। ठीक है। इस वजह से जब ये बदल रही है तो इसका वचन नहीं बदल रहा, क्योंकि ये भी बहुवचन है। तो यहाँ आ जाएगा चीयंते। चिन्वंती तो ये है। चीयंते, चीयते, चीयते,
चीयेते चीयन्ते, इस तरह से चलते हैं। फिर भवान ग्रामम गच्छतु, आप ग्राम को जाते हैं। तो भवान, ये भवान भवन शब्द, भवत शब्द का प्रथमा एक वचन है, इसको हमें किसमें बदलता है, तृतीया एक वचन में, तो ये हो जाएगा भवता। कैसे हुआ, भवत शब्द था, टा लगा, टा में आ बचता है, वो एज इट इज मिलेगा तो भवता हो जाएगा। ठीक है, तो भवता ग्रामम, ग्राम है, अभी क्या है ये ग्राम, ग्राम का एक वचन क्या होगा, ग्रामः, सॉरी एक वचन नहीं, प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति है कर्म की, इसको प्रथमा में लाएंगे महा। अभी गच्छतु, तो गच्छतु का क्या हो जाएगा, गम्यताम। भवता ग्रामः गम्यताम। फिर ते देवान यजेयुः, वो देवों का यज्ञ करते हैं, तो ये हो जाएगा तैह। तैह क्यों होगा, ये बहुवचन है, देवान का हो जाएगा, अब ये क्या है, देवों का, देव शब्द का द्वितीय बहुवचन, इसको हमें प्रथमा बहुवचन में लाना है, तो देवाह हो जाएगा, तैह देवाह, और जो ये जेयु है इसको बदल जाएगा इज्जेरन। अहम त्वाम नमामि, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो मया त्वम, मया तृतीया, इसको तृतीया हो गई, इसको हो जाएगी प्रथमा, तो हो जाएगा त्वम। नमामि का हो जाएगा नम्यते, लेकिन यहाँ क्या है, त्वम, कर्म क्या है त्वम, तो ये हो जाएगी मध्यम पुरुष, तो नम्य से। ठीक है, वयम युवाम द्रक्ष्याम, हमारे, हम तुम्हें देखते हैं, अभी ये क्या है वयम, और इसके हिसाब से द्रक्ष्याम उत्तम पुरुष है, लेकिन जैसे ही यह एक वचन में प्रथमा विभक्ति में आएगा, यह मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, तो वयम है, अहम आवाम वयम, अब इसको हमें तृतीया में बदलना है। ठीक है, तो मया आवाभ्याम अस्माभिः, तो यहाँ आएगा अस्माभिः। अभी त्वम युवाम यूयम, तो त्वाम युवाम युष्मान, तो द्वितीय विभक्ति में दोनों एक, सॉरी द्विवचन में दोनों प्रथमा और द्वितीय एक जैसे ही होते हैं, तो ये युवाम से युवाम ही आएगा। ठीक है, तो ये युवाम का युवाम ही रहेगा। फिर द्रक्ष्यामः, इसको हो जाएगा द्रक्ष्येथे, ये क्या है मध्यम पुरुष, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ एक वचन प्रथमा विभक्ति में क्या है ये कर्म, और इसके अनुसार ये चलेगी तो मध्यम पुरुष में आएगी। भवन्तः आवाम अजानन, भवन्तः, अब ये भवत शब्द का है बहुवचन, भवन्तः, आवाम अहम आवाम वयम, तो द्विवचन है अस्मत् शब्द में, और अजानन जानते हैं, जानते थे। ठीक है, यह लंग लकार है, किसका, ज्ञा धातु का, तो हमें इसे बनाना है, तो भवन्तः जो है इसको हम प्रथमा बहुवचन से तृतीया बहुवचन में लाएंगे, तो ये हो जाएगा भवद्भिः। भवद्भिः, ठीक है, फिर ये आवाम है, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, तो यह फिर से आवाम ही रहेगा, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों में द्विवचन सेम रहता है, तो भवद्भिः आवाम। अभी जो ये अजानन है इसको क्या हो जाएगा, आज्ञावही, अज्ञायावही। ठीक है, लंग लकार है इसलिए यहाँ अ है, और ज्ञायावहे, ज्ञायावही ज्ञायामही, इस प्रकार से चलते हैं, तो भवद्भिः आवाम अज्ञायावही, उत्तम पुरुष में, क्यों, क्योंकि कर्म उत्तम पुरुष में है।
तो कर्मवाच्य की क्रिया भी उत्तम पुरुष में ही चलेगी। ठीक है, अब यह द्विवचन है तो यह भी द्विवचन ही होगा। और यहाँ क्या था, बहुवचन था, यहाँ द्विवचन हो गया। तो इस प्रकार से हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें कमी शायद ये है एक तो कि इन धातुओं के अर्थ नहीं लिखे मैंने, वो मैं लिख दूंगी। ऐसे मैंने एक बार ये पीडीएफ भेज दिया ग्रुप के अंदर, दोबारा भेज दूंगी ये सब ऐड करके। और ये जो कर्तन है जो इधर की तरफ लिखने हैं वो ऐड करके मैं पीडीएफ एक बार फिर से ग्रुप में भेज दूंगी। इसको एक बार एग्जाम से पहले जस्ट रीड करके जाना, ठीक है। ये पीडीएफ इसीलिए बनाई है। तो ये था हमारा भाववाच्य और धातु रूप। इसके बाद हमारे पास अनुवाद और प्रत्यय बचते हैं मात्र। तो हम कल, आज का डेट है, आज 30 है, 30, कल शाम को हम अनुवाद की पहली क्लास लेंगे। उसके बाद अगर जरूरत हुई तो एक दो क्लास और, फिर प्रत्यय, ठीक है। और बीच बीच में जैसे जैसे कभी टाइम मिलेगा तो रिवीजन चला लेंगे, कल हुआ तो कल, नहीं तो फिर कभी। और किसी को भी कोई सवाल हो पूरे सिलेबस, क्योंकि सिलेबस अब कंप्लीशन के ऊपर है, सवाल हो तो पूछ लिया करो, उससे रिलेटेड क्लास भी लेनी हो या कोई करना हो, प्रॉपर जवाब देना हो तो वह दे दिया जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने से पहले जो सवाल है उसकी वजह, जिसकी वजह से क्लास भी नहीं पढ़ सकती है, वो मुझे बता देना, ताकि मैं उसकी वजह से क्लास होगी अटेंड अगर ऐड कर दूंगी उस क्लास को। अदरवाइज क्या है, मुश्किल पड़ेगी। एक बार क्लासेस होना बंद हो गई ना, उसके बाद में कोई टॉपिक ऐड करना मुश्किल पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैं धातु रूप वाला टॉपिक कंप्लीट मानती हूँ। अगर इसमें किसी को और कुछ ऐड करवाना है तो मुझे बता दें। फिर दूसरा वाच्य, वाच्य आज हो गए। अब बचते हैं सिर्फ प्रत्यय और अनुवाद। कंप्लीट सिलेबस में सिर्फ ये दो ही पॉइंट बचते हैं। बुक्स मैंने तीनों करवा दी हैं और बाकी के भी सारे पॉइंट टू पॉइंट करवा दिए हैं। अब प्रत्यय और अनुवाद बच्चे हैं, यह भी पॉइंट टू पॉइंट हो जाएंगे। अनुवाद के अंदर मैं 3-4 चीजें पहले ही बता चुकी हूँ, ध्यान रखना है। देखो, अनुवाद के साथ एक चीज और आती है, वो है शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण। अब अगर हमें वाच्य प्रयोग करना पता है, कारक पता है और ये सब पता है, तो शुद्धिकरण में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर हमने यहाँ लिखा हुआ है भाववाच्य और वहां क्रिया चल रही है कर्ता के अनुसार, तो हमें वो बदल के उसको कर्म के अनुसार करनी है। भाववाच्य है तो प्रथम पुरुष में करनी है भाववाच्य के अनुसार, ठीक है। और कर्मवाच्य है और कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है तो उसे हमें कर्म के अनुसार बदलना है। ऐसी छोटी मोटी चीजें करनी है तो हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। हमें, हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि धातु अपने रूप में सही चल रही है या नहीं, लकार सही है या नहीं, वचन सही जा रहे हैं या नहीं, लिंग सही जा रहे हैं कि नहीं। मान लो कि कर्म का लिंग तो कुछ और है लेकिन क्रिया किसी और ही लिंग में चल रही है, कुल मिला के इस तरह की चीजें हो जाती है। तो लिंग, वचन, विभक्ति, काल, धातु, इन सब का प्रयोग एक बार, एक कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैं इनकी लिस्ट बना दूंगी नहीं शुद्धिकरण वाली पीडीएफ में। वो उन पॉइंट्स को चेक कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा शुद्धिकरण में गलती कहाँ है वाक्य के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से वह काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम एक बार रिवाइज करके अनुवाद उठाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल अनुवाद ही उठाया जाएगा, ठीक है। कोई सवाल आज की क्लास से रिलेटेड? अतुल, कि पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे या इस प्रकार से कुछ ही प्रकार का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ ले। वाच्य प्रयोग में तो हाँ, यूजुअली कम पूछा जाता है, लेकिन 2 नंबर के प्रश्न में अक्सर पूछा गया है। पिछले पुराने पेपर्स में देखा गया है कि 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, एक वाक्य छोटा सा लिख दिया, इसका वाच्य प्रयोग करो, सॉरी वाच्य परिवर्तन करो। तो वाच्य परिवर्तन का प्रश्न यूं पूछा जाता है 2 नंबर का।
और ये जो धातु रूप है इनका प्रश्न भी यूं ही पूछा जाता है। या फिर 5 नंबर का एक प्रश्न पूछ लेते हैं जिसमें कुछ धातु रूप, कुछ शब्द रूप, कुछ प्रकृति प्रत्यय ये डाल देते हैं कि इनमें से किन्हीं 2 का, 3 का, 4 का प्रकृति प्रत्यय या वो जो भी है वो अलग करना है। तो अगर वह शब्द रूप का है कुछ तो फिर उसकी वचन विभक्ति लिखने हैं हमें। अगर धातु रूप है तो पुरुष विभक्ति लिखने हैं धातु का नाम लिखकर, और शब्द का नाम लिखकर पुरुष वचन विभक्ति, धातु का नाम लिखकर पुरुष विभक्ति, और वहां लकार भी लगाने पड़ेंगे धातु में तो। और अगर प्रकृति प्रत्यय है तो वहां प्रकृति और प्रत्यय यानी धातु है और प्रत्यय क्या लगा है, और अगर उसमें उपसर्ग भी है तो वो उपसर्ग भी बताना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अभी इनका जो परिवर्तन वाला है उसमें एक तो मैं प्रत्यय कुछ मेन पढ़ा दूंगी, दूसरा जो प्रश्न पूछने लायक खास खास अक्षर होते हैं ना उनका प्रकृति प्रत्यय का अंतर करके वो एक टेबल बना के दे दूंगी। उससे क्या है बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा वो एक टेबल बनाने से, तो वो सब हो जाएगा। तो एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं इन टॉपिक्स के। खास तौर से जो आज टॉपिक पढ़ाया है उसमें यह पूछा जाएगा, 2 तरह के प्रश्न आएंगे, या तो 2 नंबर में या 5 नंबर में। 5 नंबर में किस तरह का आएगा, उसमें वही प्रत्यय वाले भी आएंगे, धातु रूप वाले भी आएंगे, और इस प्रकार के। और 2 नंबर में ये वाच्य परिवर्तन का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। कोई सवाल अतुल? रेस्पॉन्ड। ठीक है, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। गुड नाइट।